जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे ना। जहां तक मैंने आपको डी रैम के बारे में मैंने आपको बताया था। और डी रैम का पूरा नाम होता क्या है? डायनेमिक रैम। और देखिए मैंने इसके बारे में आपको बताया था डी रैम के बारे में कि ये भी एक प्रकार की रैम का हिस्सा होता है। डी रैम भी एक रैम का हिस्सा होता है। क्योंकि मैंने रैम के बारे में आपको बताया था कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और रैम को वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया था ना। और रैम को डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है और रैम को फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम एक ही है लेकिन इसका नाम क्या है? कई सारा। तो वही एक रैम का पार्ट आता है जिसको हम शॉर्ट में डी रैम बोलते हैं और इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम। और इसका नेचर जो होता है वो डायनेमिक होता है। और कह रहा है कि यह ऐसा रैम होता है जो बार बार रिफ्रेशमेंट होता है। मतलब ये बार बार लगभग हम कह सकते हैं कि लगभग 1 सेकंड में हजारों बार ये मेमोरी आपका रिफ्रेश होता है। और कह रहा है कि जितने बार ये रिफ्रेश होता है वो पहले के कंटेंट्स को मिटा करके क्या करता है? वापस लाता है। और कह रहा है कि इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन ये कह रहा है कि क्योंकि जब वह रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू न तो किसी डेटा को रीड कर पाता है और नहीं किसी डेटा को राइट कर पाता है। और ये बहुत स्लो मोशन में काम करता है और एक सस्ती मेमोरी आपका डी रैम होता है जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका स्टैटिक रैम। क्या है? स्टैटिक रैम। अगर स्टैटिक रैम के बारे में बात करें तो ये भी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक हिस्सा है और ये डी रैम की अपेक्षा बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। एक फास्ट मेमोरी होती है और इसमें कह रहा है कि एसरैम में डेटा बिट्स के रूप में सेव होता है और यह फास्ट मेमोरी। और कह रहा है कि इसका नेचर स्टैटिक होता है और यह डी रैम की अपेक्षा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य करने की कैपेसिटी डी रैम की अपेक्षा बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल मतलब स्पीड में अच्छी होती है। इसलिए इसका क्या होता है? कास्ट थोड़ा सा महंगा होता है। और फिर कह रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा कम पावर भी कंज्यूम करता है। मतलब ये जो डी रैम जितना पावर लेता है उससे कम ही पावर कौन कंज्यूम करता है? स्टैटिक रैम आपका कंज्यूम करता है। और फिर कह रहा है कि यह रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। बताया जा रहा है इसमें कि जो स्टैटिक रैम होता है एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। अब केस मेमोरी होता क्या अभी मैं बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि कह रहा है कि यह रैम एक स्पेशल रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। और कह रहा है कि यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है जबकि मैंने आपको डायनेमिक में बताया था चार्ज के रूप में। पर ये जो स्टैटिक होता है ये वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर कर पाता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि इसकी खास बात यह है कि डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता। ये किसकी बात हो रही है? यस रैम की बात हो रही है। यानी कि यस रैम की खास बात यह है कि यह डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं होता है और इसी कारण इसकी गति अधिक होती है क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको डी रैम में बताया था कि जैसे वह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है और जब बार बार रिफ्रेश होता है उसके इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? सीपीयू न तो किसी डेटा को रीड कर पाता है और न ही किसी डेटा को वो राइट कर पाता है। इसलिए क्योंकि वो मेमोरी बार बार रिफ्रेश हो रहा होता है। जबकि अगर हम स्टैटिक रैम के बारे में बात करें तो स्टैटिक का जो रैम होता है उसका नेचर स्टैटिक होता है और प्लस एक प्रकार की उससे मतलब ये जो मेमोरी होती है ये कम पावर भी कंज्यूम करता है और प्लस इसकी सबसे खास बात यह है कि यह डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेशमेंट नहीं होता है। अगर ये भी डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश होता तो क्या इसका डेटा स्पीड अच्छी होती? ना तो किसी डेटा को रीड कर पाता ना तो किसी डेटा को राइट कर पाता। इसलिए इसकी भी प्रोसेसिंग क्या हो जाती? स्लो हो जाती। इसलिए डायनेमिक की अपेक्षा जो स्टैटिक रैम है ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग। और फिर कह रहा है कि इसकी गति अधिक होती है। डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता है। यही कारण है कि इसकी गति अधिक होती है क्योंकि इसमें सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है किंतु यह बहुत महंगा होता है और इसीलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है। क्योंकि महंगा इसलिए होता है क्योंकि इसका जो
वर्किंग की जो कैपेसिटी है, जो कार्य करने की जो स्पीड है, वो डी रैम के मुकाबले काफी बेहतर है और ये कम पावर भी कंज्यूम करता है, इसलिए डी रैम की अपेक्षा ये थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका सबसे ज्यादा प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है। जैसे हम आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाएंगे, उसमें एक प्रकार की कंप्यूटर आपको मिलेगा स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर में स्टैटिक रैम का ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब चलिए जो अगला ऑप्शन आता है वो है आपका यहाँ पे, यहाँ पे आता है सबसे पहले रीड ओनली मेमोरी। कौन सा मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जिसको शॉर्ट में रोम के नाम से जानते हैं, यानी कि यहाँ ऐसी मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा आप केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। या ऐसा मेमोरी है जिसमें रखा हुआ डेटा आप केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इसी को हम बोलते हैं, रीड का मतलब पढ़ना, ओनली का मतलब केवल, और मेमोरी का मतलब मेमोरी, यानी कि ऐसा मेमोरी जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, उस डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह रीड ओनली मेमोरी है जिसमें स्टोर डाटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। और कह रहा है कि रोम को बायोचिप भी कहा जाता है क्योंकि रोम में बायोच की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है। देखिए रोम का एक और नाम आ गया कि रोम को बायोचिप के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कह रहा है सबसे पहले कि जैसे रोम में बायोच की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है, और बायोच का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी कि पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो रीड ओनली मेमोरी है, इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, इसके डेटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और फिर कह रहा है कि रोम को बायोच चिप के नाम से भी जाना जाता है। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई बायोच के बारे में आपसे पूछा जाए कि बायोच का मतलब होता क्या है, तो बायोच का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। और कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, जिसे पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। मतलब सपोज कि मैंने आपको पढ़ा करके लैब में छोड़ा, आप लैब में गए प्रैक्टिकल करने और सिस्टम ऑफ है, उस केस में आपने क्या किया, सीपीयू में आपने स्टार्ट बटन दबाया। क्या स्टार्ट बटन दबाने पर आपका पूरा होम स्क्रीन काम करने लग जाता है? उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्ट होने में, थोड़ा सा 1 मिनट का लगभग टाइम लगता है। तो वो जो टाइम आपका 1 मिनट का जो टाइम ले रहा है, वो सिस्टम को बूटिंग कर रहा है। उस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। आपका सिस्टम, आपने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हमारा कंप्यूटर चालू होना चाहिए सीपीयू के माध्यम से, लेकिन थोड़ा सा वो बूटिंग प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं करेगा तब का आपका सिस्टम चालू नहीं हो सकता है। इसलिए वो बूटिंग प्रोसेस करता है, इसलिए थोड़ा सा वो टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में। ठीक है। अगला लिखा हुआ है कि बूटिंग मीन्स लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। तो चूंकि प्राइमरी मेमोरी रैम को बोला जाता है और रैम को डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है, डिस्प्ले मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हम डिस्प्ले पे दिख पा रहे हैं सभी प्रकार की प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो जब तक ये डेटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमको डिस्प्ले नहीं दिखे, और जब तक डिस्प्ले नहीं दिखे तो हम क्या जजमेंट करेंगे कि हमारा सिस्टम चालू हुआ है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। अभी वोलाटाइल मैंने बोला था किसको? रैम को। लेकिन ये आ गया किसका? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। दोनों में अंतर समझिएगा, वोलाटाइल किसको बोलेंगे और नॉन वोलाटाइल हम किसको बोलेंगे। तो चूंकि नॉन वोलाटाइल क्यों बोलते हैं, तो इसमें दिया भी है, देखिए अगर नॉन वोलाटाइल, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सर रोम को हम नॉन वोलाटाइल के नाम से क्यों जानते हैं, तो कह रहा है यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, केवल पढ़ सकते हैं, कि ना तो इसे एडिट कर सकते हैं और नहीं डिलीट कर सकते हैं। इसलिए रोम को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है। रोम एक ही लेकिन नाम कितना है, देखिए फर्मवेयर पहला नाम, दूसरा नाम नॉन वोलाटाइल, तीसरा नाम रीड ओनली मेमोरी रोम है, चौथा नाम आपका बायोचिप, बायोचिप के नाम से भी जाना जाता है।
पर इसको नॉन वोलाटाइल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रखा हुआ डेटा हम केवल पढ़ सकते हैं, ना तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ना तो कुछ इसमें हम एडिट कर सकते हैं। इसलिए रोम को हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब चलिए, अगर हम रोम के बारे में भी बात करें तो रोम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का रोम होता है। देखिए, इसमें सबसे पहला आता है आपका पी रोम। क्या आता है? पी रोम। और पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब अभी आपको मैंने आपको बताया है कि रोम ऐसा रोम होता है, ऐसा मेमोरी होता है जिसमें रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और इसकी कई सारी कैटेगरी आ गई, जिसमें पहला कैटेगरी का नाम है आपका पी रोम। और पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कह रहे हैं कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मैंने अभी आपको बताया है ना कि अगर रोम है तो उसमें इंस्टॉल डेटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि लेकिन कुछ समय बाद, जैसे ये टेक्निकल आगे बढ़ा तो कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। किस तकनीक में? रोम वाले तकनीक में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया और कुछ ऐसी रोम आने लगी जिसको हम बाद में रिप्रोग्राम कर सकते थे। ऐसी रोम को हम पी रोम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते थे। ये बात हो रही है किसकी? पी रोम की बात हो रही है। मतलब अभी तक तो आपने ये सुना था कि रोम में हम कोई चेंजिंग नहीं कर पाते थे, रोम में रखा हुआ डेटा हम केवल रीड कर सकते थे, उसको ना तो डिलीट कर पाते थे, ना तो कुछ एडिट कर पाते थे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद एक ऐसी रोम आई जिसमें कह रहा है कि बाद में भी रिप्रोग्राम कर सकते थे। ऐसी रोम को पी रोम कहा जाता है। और री प्रोग्राम का मतलब ये होता था कि यह रोम पहले से ब्लैंक होता था, इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता था, लेकिन हम इसमें एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते थे। बार बार ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता था, मात्र इसमें हम एक ही बार प्रोग्राम को डाल सकते थे। ऐसी रोम को हम पी रोम बोलते। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है आपका ई पी रोम। कौन सा? ई पी रोम। अब देखिए, अभी मैंने आपको पी रोम के बारे में पढ़ाया कि पी रोम का मतलब ये होता है कि वो एक प्रकार की ब्लैंक रोम होती है, लेकिन उसमें भी हम डेटा डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार डेटा डाल सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट मात्र एक ही बार की है। लेकिन उसके बाद से हमारे पास आया ई पी रोम। और ई पी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब ऐसा मेमोरी जिसमें पहले से अगर कोई डेटा आपने भर करके रखा है तो आप उसको इरेज करके, आप उसको मिटा करके एक नया डेटा डाल सकते हैं, लेकिन ये भी प्रोसेस मात्र एक ही बार कर सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? पी रोम में मैंने क्या बताया, पी रोम पहले से ब्लैंक होता था, उसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता था, उसमें भी आप एक नया प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते थे। उसके जस्ट बाद हमारा ई पी रोम आया, और ई पी रोम का पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीडेबल मेमोरी। यानी कि यह ऐसी मेमोरी होती है जिसमें अगर आपने पहले से कोई डेटा बना करके रखा है तो उस डेटा को डिलीट करके आप एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन मात्र एक ही बार आप ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिसमें हम पहले से भरी प्रोग्राम को हटाकर उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता था, जबकि पी रोम में हम किसी ब्लैंक रोम में प्रोग्राम राइट करते थे। मैंने अभी आपको बताया है ना। और कह रहा है कि जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को डिलीट करके उसमें एक नया प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। मतलब दोनों में ये कंडीशन आपको मिला कि कोई भी परिवर्तन हम करें, कोई भी चेंजिंग हम करें, लेकिन वो चेंजिंग मात्र हमारा एक ही बार होगा, बार बार चेंजिंग नहीं। बस दोनों में अंतर यही है कि पी रोम आपका ब्लैंक रोम होता है, उसमें हम एक नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, जबकि ई पी रोम में पहले से प्रोग्राम भरा गया होता है, उसको हटा करके हम नया प्रोग्राम डाल सकते हैं, लेकिन दोनों प्रोसेस मात्र एक ही बार करेंगे, दो बार नहीं होता। कोई दिक्कत? अब चलिए, अगला जो हमारे पास आता है, अगला जो लास्ट हमारे पास रोम के बारे में, वो है ई ई पी रोम। ई ई पी रोम, इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसका क्या मतलब है? तो कह रहा है कि यह एक ऐसी रोम है जिसे हम जितनी बार भी चाहें रीप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटाकर जितनी बार भी चाहें उतनी बार नया प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। देखिए, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है,
इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि मात्र एक ही बार ये प्रोग्राम आप राइट कर सकते हैं। लेकिन अभी पी रोम में और ई पी रोम में ऐसा कंडीशन था, लेकिन ई पी रोम में ये सीखने को मिला कि इसमें अगर पहले से कोई प्रोग्राम भर करके रखा गया है, उसको आप जितनी बार चाहेंगे उतने बार आप रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे मान के चलिए कि ऑलरेडी पहले से आपने प्रोग्राम भर करके रखा है, उसको आपने डिलीट किया, फिर दोबारा आपने कोई प्रोग्राम डाला, फिर उसको आपको डिलीट करना है, फिर दूसरा प्रोग्राम डालना है, तो फिर आप अगेन उसको कर सकते हैं। मतलब रीप्रोग्राम बार बार भी कर सकते हैं। और जो ये काम हम करते हैं इसको हम प्रोसेस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या? बर्निंग। ये जो प्रोसेस हो रही है इसी प्रोसेस का नाम बर्निंग होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो चलिए नोट कर लीजिए मैंने कहां तक लिखवाया था।